पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में इसे मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक, जो कि संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद कहां से 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, हम एक एक करके सभी आर्टिकल्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी चीजों पर, पहले क्या है, पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। फंडामेंटल राइट से लेकर के एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये कहा जाता है कि सबसे पहले अधिकारों के संबंध में, ठीक है, इंग्लैंड के जो रूलर थे, इंग्लैंड के जो राजा होंगे, वो अपने सामंतों के दबाव में लगभग 13th सेंचुरी के आसपास, 13th सेंचुरी के आसपास, कहां पर, तो इंग्लैंड में, ठीक है, सर्वप्रथम अधिकारों की घोषणा की जाएगी। कुछ जनता को अधिकार दिए गए थे, किसमें, अपने सामंतों के दबाव में आकर के। इसके बाद जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, इसे बिल ऑफ राइट्स, जिसको अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, वहां से संबंधित है। सर्वप्रथम सबसे पहले लिखित जो संविधान है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर सबसे पहले क्या किया गया था, लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था, मतलब लिखित अधिकारों का। ठीक है, संविधान में सर्वप्रथम लिखित या रिटर्न फॉर्मेट में जो अधिकार जनता को दिए गए थे, वो कहां दिए गए थे, फ्रांस, यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो अधिकारों के संबंध में क्या है, डिटेल्ड है। डिटेल्ड मतलब क्या, भारत के संविधान में जितने विस्तार से अधिकारों को बताया गया है, वो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं बताया गया। तो ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या कहा कि सबसे पहले अधिकारों की घोषणा की गई थी, कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के राजा द्वारा अपने सामंतों के दबाव में उन्होंने अपनी जनता को या उन सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे, हालांकि वो लिखित नहीं थे, मौखिक थे। उसके बाद अमेरिकी संविधान की बात करें, जिससे भारत का संविधान सीधे सीधे जुड़ा हुआ है अधिकारों के संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में। ठीक है, जो किससे संबंधित है, बिल ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम लिखित अधिकार दिए गए थे आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रांस के संविधान में। उसके बाद चौथी बात हमने क्या कही कि भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जहां पर विस्तार से सभी अधिकारों को संविधान में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा यानी क्या होता है, अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा वास्तव में अधिकार लेने या देने से संबंधित होता है। ठीक है, हमारे भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा कौन है, तो भाग 3 फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। ठीक है, हमारे संविधान में कुल 7 प्रकार के क्या दिए गए हैं, अधिकारों की घोषणा की गई है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, या सॉरी, समानता, इक्वालिटी। पहले कौन सा जाएगा, समानता का अधिकार, जिसको क्या कहा जाता है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा क्या, फ्रीडम। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, रिलीजन। रिलीजन के बाद में क्या, कल्चर, सांस्कृतिक अधिकार है, किससे रिलेटेड, कल्चर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या, उपचार, रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और 7वें नंबर पर जो आता है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। मूल संविधान में, या जो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसमें ये 7 प्रकार के अधिकारों की घोषणा की गई थी। वर्तमान में ये जो 7वां संपत्ति का अधिकार है, वो मूल अधिकार थे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से हटाकर इसको क्या बना दिया गया, एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 31 में आपको मिलेगा, जो अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये संपत्ति का अधिकार जो कि 7वां अधिकार था, इसको हटा दिया गया कौन से अमेंडमेंट से, तो 44th अमेंडमेंट से, 44वें संविधान संशोधन से इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, 300 में डाल दिया गया है। ये अब क्या है, कानूनी अधिकार, यानी कि विधिक अधिकार है, ऐसा याद रखेंगे इसको। ठीक, अब मूल अधिकार के कुछ, ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब ये जो अधिकार दिए गए हैं, इनको मूल अधिकार क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये अधिकार मूल हैं, या दोज राइट्स आर फंडामेंटल
बिकॉज ये किसी व्यक्ति को जीवन देने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। मतलब क्या, इन अधिकारों के बगैर किसी व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ में ये कहा जाता है कि ये जो अधिकार हैं ये व्यक्ति के, ठीक है, आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक विकास के लिए भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसमें सभी एक जोड़े जा सकते हैं, है ना, जैसे क्या सामाजिक, राजनीतिक, इन सभी विकास के लिए क्या है, ये जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि ये अधिकार मूल है। इसके साथ साथ में ये सरकार को तानाशाही होने से रोकते हैं, नागरिकों के अधिकारों की कठोर नियम से रक्षा करते हैं। ये सभी बातें इसमें कही जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। अब एक एक करके, अच्छा इसमें कुछ और एक पॉइंट है कि इसमें कुछ देखो, ये जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, ठीक है, इनमें कुछ सीमाएं हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है। मतलब आपको ये सब जो राइट दिए हुए हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक और क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, इन सभी में लिमिटेशंस हैं। यानी कि अब सभी आर्टिकल्स में आपको जानने को मिलेगा कि हर एक आर्टिकल में अधिकारों का वर्णन करने के बाद में उसके बाकी जो क्लॉज होंगे उसमें युक्ति युक्त निर्बंधन किए गए हैं। मतलब क्या, इसमें किस सीमा तक उन अधिकारों को इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में बात की गई है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो एक चीज और है क्या, इसमें संसद, संसद यानी कि क्या, लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों को मिलकर ही संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। संसद इसमें चाहे तो कटौती या बढ़ोतरी कर सकता है। मतलब क्या है, इसमें आपके कुछ अधिकारों में कमी या वृद्धि कर सकता है। ठीक है, मतलब उनको या तो बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, संसद के पास ये राइट्स हैं, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है कि आपके अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकता है। दूसरे नंबर पर बात आती है इनको समाप्त करने का, या देखो परमानेंटली इसको खत्म नहीं किया जा सकता कभी। ठीक है, ये कुछ अस्थायी या कुछ थोड़े समय के लिए टेम्पररी आपको इसको क्या कर सकता है, आपको इससे वंचित किया जा सकता है। ठीक, तो ये राइट्स किसके पास होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, एकमात्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे होंगे जो इमरजेंसी के टाइम पे, मैं पढ़ाऊंगा आपको इमरजेंसी जब हम लोग करेंगे, इमरजेंसी के टाइम पर इसको कुछ देर के लिए या अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। उसके बाद संविधान में इन सभी अधिकारों को क्या किया, गारंटी प्रदान की गई है। ठीक है, और इनके रक्षक कौन कहलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैं तीन चीज आपको बताया। एक तो ये कि मूल अधिकारों के संबंध में संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो आपके अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो आपातकाल या किसी विशेष परिस्थिति में आपके अधिकारों में अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, अस्थायी रूप से वो उसमें रोक लगा सकते हैं। यानी कि क्या करते हैं, निलंबित कर सकते हैं या छीन सकते हैं कुछ समय के लिए, वो परमानेंटली नहीं होगा। ठीक है, वो विशेष स्थिति परिस्थिति के आधार पर होता है। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर क्या बताया हमें कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे बताया गया, कौन आपको सिक्योर करता है आपके राइट वायलेट होने से, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये इमरजेंसी का प्रोविजन है, और ये क्या है, आर्टिकल 32, 13 और 2 to 6, ये तीन आर्टिकल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों वाला जो पार्ट है संसद से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो जो है हम उसको इमरजेंसी जिस समय में करेंगे उस समय हम उसको कर लेंगे। ये हो गया। अब ये जो अधिकार दिए गए हैं ये क्या केवल भारतीय नागरिकों के लिए है या विदेशी नागरिकों के लिए भी है, तो मैं आर्टिकल वाइज आपको बता देता हूं कि ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे अधिकार जो केवल किनके लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए है। तो कौन सा हो जाएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, ये वो आर्टिकल हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। ऐसे अधिकार या जो अधिकारों की घोषणा इन आर्टिकल्स के अंतर्गत की गई है वो केवल किनको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप का है। चलिए हम कहां पहुंचते हैं, सीधे आर्टिकल्स पर आते हैं। यहां तक का मामला क्लियर है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया जिसमें हम एक कैटेगरी बनाकर कौन कौन से राइट्स दिए हुए हैं आपको, इन सब बातों पर डिस्कस किए, कौन रक्षक है, कौन इसको वायलेट कर सकता है ना, या कौन उसको अस्थायी तौर पर रोक सकता है, सब बातों पर बातचीत हो गई। अब आते हैं सीधे कहां पर, आर्टिकल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल आएगा वो है क्या, आर्टिकल नंबर 12, अनुच्छेद 12 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। इसको राज्य की परिभाषा, ठीक है, क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट, किसके संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में। आपको एक आगे आर्टिकल 36 भी मिलेगा जिसमें फिर से एक बार डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको मिलेगा, लेकिन वो डेफिनेशन होगा किसमें, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में, जो कि पार्ट 4 का हिस्सा है। इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक, राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार कोई भी ऐसा शासकीय, अर्ध शासकीय या निजी संस्था, ठीक है,
फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सिटीजन हैं या नागरिक हैं या व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, नियंत्रण का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहां पर किसी भी स्थिति में या किसी भी तरीके से राज्य का मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्रफल से नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है, जैसे हम स्टेट बोलते हैं ना, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ये नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 में उन सभी संस्थाओं को लिया जाता है जो नागरिकों के ऊपर या व्यक्तियों के ऊपर प्रशासन और नियंत्रण का काम करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, आपका पंचायत, चाहे नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद में आपका LIC, ONGC, ठीक, ये सभी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, गवर्नेंस और कंट्रोल या रेगुलेशन का काम करते हैं, किस पर, सिटीजन के ऊपर, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत इन्हीं को क्या माना गया है, स्टेट माना गया है, ठीक है। आगे चले, ये हो गया आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 के 4 हिस्से, क, ख, ग और घ। आर्टिकल 13 का में प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, यहां पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डेफिनेशन ऑफ लॉ, और ये है आर्टिकल 368 से संबंधित। इसको समझिए क्या क्या। अनुच्छेद 13 का में कहा गया है कि ऐसा कोई भी विधि या कानून या सामाजिक प्रथा, मैं बताऊंगा इसको आर्टिकल ग में, 13 का में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले ऐसा कोई भी कानून, जो ब्रिटिशर्स के, भाई ब्रिटिशर्स ने कुछ कानून बनाए थे हमारे लिए, वो संविधान लागू होने से पहले के थे, तो ऐसे कोई भी कानून जो देश में संचालित हैं, जो क्या करते हैं, मूल अधिकारों का जिस सीमा तक हनन करते हैं, उस सीमा तक उन्हें क्या कर दिया जाएगा, नलिफाई कर दिया जाएगा, ठीक। वैसे आर्टिकल 13 ख संविधान लागू होने के बाद के कानूनों या विधियों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 ग में बताया गया है कि विधि क्या है, या किसको हम कहेंगे कि वो लॉ या कानून है। देखिए, कानून, या इसको आसान शब्दों में समझिए, नियमावली। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ सर्कुलर जारी किया कि कल से बच्चों को क्लासरूम में टिफिन ले या लंच नहीं करना है, ठीक है, तो वो एक रूल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसी प्रकार जो लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका, पंचायत या ऐसी कोई भी एजेंसी जो सिटीजन के ऊपर गवर्नेंस और रेगुलेशन का काम कर रही है, अगर वो ऐसा कोई लॉ पास करता है, ये तो उनके द्वारा पास किया गया नियम या लॉ हो गया या कानून हो गया, ठीक है। और एक, ठीक है ना, तो इन या फिर समाज में चलने वाली कोई प्रथा, जैसे दहेज प्रथा चल रहा है, बाल विवाह चल रहा है, तो ये भी क्या है, समाज में चलने वाले कानून है, तो इन सभी को क्या माना जाएगा, विधि या लॉ। अगेंस्ट किसमें, आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये क्या माने जाएंगे, सभी क्या माने जाएंगे, कानून माने जाएंगे, विधि माना जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट है जो 13 घ में डिस्कस किया गया है। जब संसद को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में सुधार या इंप्रूवमेंट करने की, अपडेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल 368, जिसे कि कहा जाता है क्या, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस पर यह बहस है कि मतलब ये विवादास्पद रहा है जो 13 घ रहा है वो, ठीक है। इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 42nd और या 24th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, मैं बताऊंगा इसको आगे चल करके जब हम लोग इस पर अमेंडमेंट्स पर बात करेंगे। ये इसमें ऐड किया गया था इस बात को साबित करने के लिए या लिखने के लिए, रिटन फॉर्मेट में, है ना, क्योंकि हम किसी को भी लिखित को ही घोषित मानते हैं, ठीक। ये बताने के लिए कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी बिल, है ना, या कोई भी अधिनियम भी क्या माना जाएगा, कानून माना जाएगा। मतलब वो आर्टिकल 368 के तहत पारित किया गया कोई बिल या कोई कानून अनुच्छेद 13 से बाहर नहीं है, उसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है, ये बताया गया किसमें, अनुच्छेद 13 घ में, ठीक है। भाई संविधान संशोधन करने के लिए अगर कोई बिल संसद में या लोकसभा या राज्यसभा या विधायिका में पारित किया जाता है, हालांकि राज्य विधायिकाओं को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं होता है, ये काम केवल संसद में किया जा सकता है। अगर संसद ऐसा कोई बिल प्रेजेंट करती है तो उसे भी क्या समझा जाएगा, आर्टिकल 13 ग के अंतर्गत कानून समझा जाएगा, ये बात कहा गया आर्टिकल 13 घ, ठीक है। काफी कॉन्ट्राडिक्शन रहा है इसमें, इसको लेकर के, इस पर हम अलग से कभी बात कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस पर आर्टिकल 14 में, है ना, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या, विधि के समक्ष समानता, और फिर क्या, और समान संरक्षण। देखिए
आर्टिकल 14 डिक्लेयर करता है कि विधि या जो कानून है वो सभी को क्या करेगा, एक समान ट्रीटमेंट देगा। मतलब क्या, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कानून सभी को एक समान तरीके से क्या करेगा, ट्रीटमेंट देगा। और ट्रीटमेंट के साथ साथ में क्या है कि वो सभी को एक बराबर क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। ठीक, आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार को बताया गया है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि विधि के सामने सभी एक समान होंगे और कानून सभी को एक समान या एक जैसे तरीके से क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक, आप देखेंगे कि मूल अधिकारों में हर जगह आपको कोई ना कोई अपवाद दिखाई देगा। हालांकि ये लिखित तौर पर है, पूर्णतः रूप से इसका पालन नहीं होता, ये आप जानते हैं, क्योंकि कुछ वर्गों को या विशेष वर्गों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं जो संसद के पास अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि संसद के पास एक पावर है या अथॉरिटी है कि वो चाहे तो आपके अधिकारों में बढ़ोतरी या कटौती कर सकता है, निलंबित नहीं कर सकता। निलंबित करने का अधिकार केवल किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। और प्रोटेक्टर कौन, आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें अपवाद के तौर पर देखे जाते हैं कौन कौन से, 361, 105, 194 और 31, ये ऐसे आर्टिकल हैं। मतलब अपवाद का एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, टोटल 395 आर्टिकल्स में। 361 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, ठीक है, अभी अपॉइंटेड है, अपने कार्यकाल में है, तो उसके अगेंस्ट में किसी भी न्यायालय में आप केस नहीं चला सकते, उनको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये कहां पर लिखा गया, 361 में। 105 और ये 105 संबंधित है किसी संसद से और 194 राज्य विधायिका से। इन दोनों में ये बताया गया है कि जो भी संसद या विधायिका के सदस्य हैं, ठीक है, ठीक, उनसे किसी भी चीज का आप कह सकते हैं कि लिखित प्रूफ आप नहीं ले सकते कि या फिर उनका क्या, जैसे उन्होंने कुछ भी कहा है तो उसका रिटन स्टेटमेंट आप नहीं ले सकते। ठीक है, वैसे आर्टिकल 31 है जो कि आगे आएगा। आर्टिकल 31 में ये कहा गया है कि अगर डीपीएसपी, पार्ट 4 में बताया गया है क्या, डीपीएसपी, इसको लागू करने के लिए अगर कोई मूल अधिकार सामने बाधक बनती है तो वो उस पर डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाएगी, मूल अधिकारों को नहीं, है ना। तो ये चीजें हुई क्या, अपवाद के तौर पर। अपवाद सभी जगह पर होते हैं, यहाँ पर भी हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बताया गया है कि सभी को एक समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ विशेष वर्ग के लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के बाद आते हैं कहां पर, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 ये डिक्लेयर करता है कि देश के किसी भी नागरिक को, ठीक है, क्या, जाति, धर्म, लिंग, वंश या उसके निवास, इन 5 चीजों को याद रखना। ये 5 चीजें बताई गई क्या, धर्म, जाति, लिंग, वंश और निवास, ठीक है, वंश मतलब मूल वंश, इनके आधार पर उनके साथ में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में। मतलब यहां पर स्पेसिफाई किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसकी जाति, उसका लिंग, वेदर दे आर मेल और फीमेल, डजंट मैटर, वंश और निवास, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, इसके आधार पर उनके साथ क्या नहीं किया जाएगा, जो सरकार है या कानून है वो भेदभाव नहीं करेगी। यहां पर भी अपवाद है। हमारे देश में जाति और निवास के आधार पर आरक्षण प्रदान है शिक्षा में लेकर के। ओबीसी कोटा के लिए इतनी सीट होती है, जनरल कोटा या ईडब्ल्यूएस के इतनी सीट होती है, छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों के लिए ये प्रायोरिटी, छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों के लिए प्रायोरिटी, ऐसा होता है ना। तो अपवाद सभी जगह पर मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आर्टिकल 15, क्या, जाति, धर्म, लिंग, वंश और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक। लोक नियोजन गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए या कोई भी ऐसा शासकीय, चाहे निजी हो चाहे कोई भी हो, अगर वो सरकार द्वारा पोषित है, तो ऐसा किसी भी लोक नियोजन के लिए या आपको जॉब के लिए या गवर्नमेंट पोस्ट के लिए सभी को क्या किया जाएगा, एक समान क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। मतलब क्या, आपको किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए सभी को क्या करेंगे, एक समान अवसर प्रदान करेंगे। यहां पर भी है, ओबीसी के लिए अलग कैटेगरी सीट निकलती है, एसटी, एससी, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग सीट आपको पता है निकलता है। साथ में एज लिमिट का भी प्रावधान होता है कि जो स्टेट के लोकल है उनके लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन, ये सब बातें की जाती है ना। तो आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में आते हैं। आर्टिकल 17 में कहा गया है क्या, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत समझिए क्या है। पूरे संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया कि एग्जैक्टली अस्पृश्यता किसे कहा जाएगा। सामान्य तौर पर हम अस्पृश्यता का मतलब समझते हैं कि किसी से अगर जातिगत भेदभाव किया जा रहा है
कि ये निचली जाति का है या ऊंची जाति का है, इसे हम अस्पृश्यता कहते हैं। ठीक है, जातिगत भेदभाव को, है ना। लेकिन यहाँ पर संविधान में अस्पृश्यता को अलग अलग बहुत से अर्थों में लिया जा सकता है। जैसे 17 में हम पहुंचे थे, आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि पूरे संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता किसे कहा जाएगा एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, एक सामान्य तौर पर हम अस्पृश्यता का मतलब समझते हैं क्या, जातिगत भेदभाव, ऊंची जाति नीची जाति का। संविधान में अस्पृश्यता का साफ साफ मतलब को तो कहीं पर बताया नहीं गया है, लेकिन वर्तमान जितनी परिभाषा या व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है उसके अनुसार अस्पृश्यता किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो जातिगत मामले में हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, या किसी शारीरिक तौर पर हो, या किसी विकलांग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, या जाति के आधार पर निचली जाति या ऊंची जाति बताकर किया जा रहा है, या आर्थिक आधार पर किया जा रहा है, सभी भेदभाव को क्या कहा जाएगा, अस्पृश्यता कहा जाएगा। घोषित रूप से इसको अनुच्छेद 17 में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है क्या, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। ठीक है, क्या, एंड ऑफ टाइटल्स। इसके अंतर्गत भी 2-3 सब क्लॉज हैं। ठीक, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि देश में संविधान लागू होने, देखो संविधान लागू होने से पहले लोग अलग अलग उपाधियां धारण करते थे, चक्रवर्ती, महाराजा अधिराज, परम भागवत, परम महेश्वरी, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ऐसे अलग अलग उपाधियां ली जाती थी। संविधान लागू होने के बाद से क्योंकि हमको सभी को इक्वली ट्रीट करना है, सभी लोगों को एक समान व्यवहार करना है ना, और ऐसी उपाधियां लेने से उनकी एक अलग आइडेंटिटी हमको दिखाई पड़ती है। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी के लिए क्या किया गया, टाइटल्स को एंड कर दिया गया। ठीक है, आप कोई भी अपने नाम के सामने उपाधि धारण नहीं कर सकते। इसके लिए एक चीज और है कि संविधान में केवल 2 चीज, क्या, एक तो आपका शिक्षा और दूसरा क्या, सेना। ठीक है, एक तो आप अपनी शैक्षणिक उपाधि धारण कर सकते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, तो लोग नाम के सामने DRER लिखते हैं ना वो, और दूसरा सेना से संबंधित हो, जैसे कोई ब्रिगेडियर जनरल है तो वो सब अपने नाम के सामने क्या लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रहे, केवल शिक्षा और सेना के अलावा और कोई भी टाइटल आप अपने नाम के सामने नहीं लिख सकते। क्लियर है। इसमें एक और बात कही गई है कि मान लो कि जैसे कोई विदेशी नागरिक है या भारतीय नागरिक है जो भारत में किसी विश्वास के पद को धारण किए हुए है। ठीक है, विश्वास के पद को धारण किया गया मतलब कि कोई ऐसे पोस्ट पर काम करता है जहां पर उसकी विश्वसनीयता जरूरी हो। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर विदेशों से कोई उपाधि प्राप्त होती है या टाइटल प्राप्त होता है तो वो धारण तभी कर सकेगा जब उसने क्या कर ली हो, राष्ट्रपति से अनुमति ले ली हो। इसका मतलब क्या कि चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे इस देश का नागरिक हो, अगर उसे किसी दूसरे देश के द्वारा उपाधि या टाइटल प्रदान की जाती है तो उसे उपाधि ग्रहण करने या धारण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। क्लियर है। एक पुरस्कार दिया जाता है भारत में, पद्मश्री, पद्म विभूषण। ठीक है, तो इस पर भी लेकर के एक चर्चा है कि क्या अगर किसी को सरकार ने पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया है तो क्या वो उसके अपने नाम के सामने उसको टाइटल के तौर पर लिख सकते हैं। तो इस पर क्लैरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो पुरस्कार आपको दिए जाते हैं ये सम्मान स्वरूप आपको दिए गए क्या है, पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। और अगर कोई इसे अपने नाम के सामने एज अ टाइटल शो करता है, जैसे है ना, जैसे किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना, अगर वो अपने टाइटल के तौर पर अपने नाम के सामने इसका इस्तेमाल करता है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, उस पुरस्कार को लौटाना पड़ेगा। ये कहां कहा गया है, आर्टिकल 18 में। ठीक, आर्टिकल 19 में वाक आदि स्वतंत्रता, वाक आदि स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अंतर्गत 7 और सब क्लॉज हैं क्या, 19 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी। उसके बाद सम्मेलन, सम्मेलन के बाद तीसरा क्या जाएगा, संघ, संघ के बाद संचरण, आबाद संचरण की बात की जाती है। आबाद संचरण के बाद निवास, निवास के बाद में व्यापार या आजीविका, व्यापार या आजीविका की बात करेंगे। 7वें नंबर पर आ जाएगा कुछ क्या, संपत्ति। देखिए आर्टिकल 19 वाक आदि स्वतंत्रताओं की घोषणा करता है या डिक्लेयर करता है, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 19 का जो पहला है वो क्या, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी। मतलब क्या, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की क्या होगी, आजादी होगी, अपने विचार सामने रखने की आजादी होगी। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 91 में। जो प्रेस वगैरह चलाई जाते हैं, न्यूज एजेंसी वगैरह चलाई जाती है, वो इसी के अंतर्गत चलाई जाती है। उसके बाद क्या, 19(2) में कहा गया है कि आपको बिना हथियार के, याद रखिएगा सम्मेलन मतलब कैसा, निशस्त्र, निशस्त्र मतलब क्या, बिना हथियार के समूह बनाकर साथ में घूमने का या मिलने जुलने का आपको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप संघ बना सकते हैं, जो समूह बनाए जाते हैं ना, एनजीओ वगैरह फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, संघ बना सकते हैं।
पूरे देश में आपको कहीं भी आबाद संचरण मतलब बिना रोक टोक के आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, जिसके अधिकार बारे में किसे बताया गया है 1904 में। ठीक है, 1904 में ये कहा गया है कि आप पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के आबाद संचरण कर सकते हैं या घूम सकते हैं। ठीक है, अब 5वें नंबर पर आबाद संचरण के बाद में क्या जाएगा आपका निवास। जैसे आप किसी पर्टिकुलर रांची में रहते हैं तो रांची के बाद आप भोपाल में भी जाके रह सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरे देश में कहीं भी आप जाकर निवास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, जहां आप निवास कर रहे हैं पूरे देश में कहीं भी आर्टिकल 19(6) के अंतर्गत पूरे देश में कहीं भी आपको क्या अपनी आजीविका या व्यापार करने का आपको क्या है अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19(7) में संपत्ति का अधिकार था, जो मैं आपको पहले ही बताया 44th अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 19 में कितने अधिकार हैं, केवल 6 अधिकार है। ये 7वां संपत्ति का अधिकार हटाकर इसको 300 क में डाल दिया गया है 300A में, जो कि क्या है कानूनी अधिकार है यानी कि विधिक अधिकार है। ठीक है, तो ये वाक आदि स्वतंत्रता आपको समझ में आई। इसमें मैंने कहा था शुरू में ही कि हर आर्टिकल में उसके लिमिटेशंस को ही बताया गया है। ठीक है, इसे यहाँ पर टाइटल्स के बारे में हम बात की। 19 में देखो आपको विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब आपको अपने मन का विचार या अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने की आजादी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को जाकर गाली गलौज कर दें या कुछ भी बोल दें, नहीं है ना, लिमिटेशन तो होना चाहिए। आपको अपने विचार रखने इसका मतलब कि आपको फिर कुछ भी बोल पड़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि आपको विचार रखने प्रकट करने की आजादी है, बशर्ते किसी और की गरिमा का हनन ना किया जाए, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना दे। तो इस तरीके से क्या किया गया, लिमिटेशन लगाए गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आपको 4थे नंबर पर आबाद संचरण का मतलब देश में कहीं भी आने जाने का आपको अधिकार दिया गया है बिना रोक टोक। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके रात के 12 बजे किसी के बेडरूम में घुस जाओ, मेरे को आर्टिकल 19(1) में तो दिया गया वही अधिकार, आबाद संचरण का, मैं देश में कहीं भी आ जा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सभी में युक्त निर्बंधन किया गया है, यानी कि सब में इनकी लिमिटेशंस बताई गई हैं कि किस सीमा तक ये अधिकार आपको प्राप्त है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 में आए। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के समय संरक्षण से है, दोष सिद्धि से संरक्षण, ये समझिए क्या है। आर्टिकल 20 में कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है, जिसके संबंध में 3 बातें हैं, क, ख और ग। ठीक है, इस क में कहा गया कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं। ख में कहा गया क्या किया गया है, दोहरी क्षति, दोहरी क्षति से संरक्षण। और ग में स्व अभिशंसा, स्व अभिशंसा से आजादी। अब समझिए क्या है, देखो कोई कानून है, मान लो वो 5 जुलाई को डिक्लेयर किया गया, कानून संसद ने पारित कर दिया और प्रभावी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया कब, 5 जुलाई की तारीख में। ठीक है, 5 जुलाई को कोई कानून बना, कानून बना कि आप डॉग पेट नहीं कर सकते, कुत्ते नहीं पाल सकते। ठीक है, आप 6 जुलाई को धूमधाम से कुत्ता ले आए, ठीक, तो आपने कानून तोड़ा। कब तोड़ा, बनने के बाद। ठीक है, लेकिन मान लो कि आप 4 जुलाई को कुत्ता ले आए, ठीक है, 4 जुलाई को कुत्ते लेके घूम रहे हैं साथ में, उस समय तो कानून बना नहीं था। और जब कानून बना ही नहीं है तो अपराध क्या था भाई, अपराध किसे कहा जाता है, जब आप कोई रूल्स या रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं या वायलेट करते हैं तब वो अपराध की कैटेगरी में आते हैं। कानून तो 5 जुलाई को बना था, आपने कानून कब तोड़ा, 4 जुलाई को। अगर आपने कानून 4 जुलाई को तोड़ा है तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत आपके ऊपर कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर 5 जुलाई को कानून बनने के बाद आप 6 जुलाई को कोई कृत्य करते हैं जिसको कानून में मना किया गया है, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, कार्यवाही किया जाएगा। यही है क्या, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं। इसका मतलब कि कोई कानून अगर नहीं बना है तो भाई तो कानून बनाने को तोड़ेंगे कैसे, हाँ कि नहीं। तो कोई ऐसा कानून कि पूर्व में आपने कोई काम किया था उसको अभी कानून बना करके आपको क्या कर सकते हैं, आपको आपके ऊपर कदाचार या दोष सिद्ध नहीं कर सकते। यही क्या है, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं। आर्टिकल 20 का दोहरी क्षति। अब आप 6 तारीख को डॉग ले आए, आपने जाकर के देखा वापिस कर दिया। अब भाई देखो, मान लो आपने कोई चोरी किया, अब एक जुर्म के लिए एक ही सजा मिलेगी भाई। एक बार कोई आपने कोई कानून तोड़ा तो एक बार कानून तोड़ने के तो आपको एक ही बार पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें वही चीज कहा गया है, दोहरी क्षति का मतलब है कि कोई कानून या कोई रूल्स एक बार वायलेट करने पर आपको एक बार पनिशमेंट दिया जाएगा। आपको क्योंकि आपने कभी एक बार कानून तोड़ा था, ये कह करके आपको उसी का हवाला दे करके बार बार आपको क्या नहीं करेंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे। ठीक है, ये क्या है, दोहरी क्षति। तीसरे नंबर पर आता है क्या, स्व अभिशंसा। स्व अभिशंसा का मतलब है स्वयं के खिलाफ गवाही देना। ठीक है, आपको जो पुलिस है या कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो पालन कर रही है, जब आपके ऊपर दोष सिद्ध किया जा रहा है कि भाई ये इसने ये क्राइम कमिट किया है, तो उस क्राइम को हाँ मैंने कमिट किया है ये आपसे फोर्सफुली साबित नहीं करवाया जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, स्व अभिशंसा। मतलब स्वयं के खिलाफ गवाही देने से आपको क्या प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ मामलों में, सभी मामलों में आपको ऐसा नहीं है कि संरक्षण प्रदान है।
लेकिन हाँ, बहुतेक मामलों में या बहुसंख्यक मामलों में स्थिति यह है कि आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जाता है, बाध्य नहीं किया जाता है। ये क्लियर है? ठीक, इसके बाद आते हैं किस पर, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 है क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। राइट टू लाइफ, इसी के अंतर्गत का एक और आता है क्या, शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन। कब तक, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के लिए। चलिए इसमें बात करते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई सबसे लंबा आर्टिकल अगर बताया गया है तो वो कौन सा है, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। इसके संबंध में एक दार्शनिक हुए थे कांट, ठीक है। उन्होंने कहा था किसी चीज की या तो मूल्य होती है या तो गरिमा होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांट एक दार्शनिक हुए थे जिन्होंने विचार दिए थे कि किसी चीज की, किसी वस्तु की या तो उसकी क्या होती है, कीमत होती है, या तो उसकी क्या होती है, गरिमा होती है। अगर उसकी कीमत है, अगर उस वस्तु की कीमत है तो आप उस वस्तु के तुल्य कोई मतलब उसी, मान लो कोई वस्तु 50 रुपए का है तो उस 50 रुपए की वस्तु के बराबर आप 50 रुपए भुगतान कर देंगे, हिसाब किताब बराबर। लेकिन अगर किसी चीज की गरिमा है, ठीक है, अगर किसी चीज की गरिमा है तो उसके तुल्य में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब किसी का सामान का अगर कीमत एक जैसा हो तो उसके बदले में आपको दूसरा कीमत का सामान रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन गरिमा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको जोड़ा गया है किससे, आर्टिकल 21 से, है ना, जो कि राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर जीवन दिया जाता है, ठीक है, भाई आपको जीवन जीने का अधिकार कहां से मिला, आर्टिकल 21 से, कि किसी भी जो सरकार है वो किसी को भी उसके जीवन से बिना विधि के क्या नहीं करेगी, वंचित नहीं करेगी। इसमें दो चीजें हैं, देखो वंचित करने में दो चीजें क्या है, एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या यथोचित प्रक्रिया। देखो इसको क्या बोलते हैं, क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ये प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या फिर यथोचित विधि प्रक्रिया। इन दो माध्यम से ये अलग अलग देश में चलते हैं। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये कहां चलता है, ब्रिटेन में। भाई जो तरीका संविधान ने समझा दिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून में जो तरीका दिया गया है उस तरीके से आपके जीवन से आप क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, या आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। मृत्यु दंड के मामले में है, ठीक है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसको यथोचित न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। दोनों में समझिए मतलब क्या है। देखो आपने कोई क्राइम कमिट किया, ठीक, क्राइम कमिट करने के बाद मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने मतलब जघन्य अपराध हो गया वो, जैसे निर्भया केस में हुआ था, ठीक है, तो बड़ी आसानी से किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना, मतलब बड़ी आसानी से क्या किसी को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए दो चीजों का हम लोग फॉलो करते हैं। एक प्रसिद्ध मामला है, एक भी दो तीन मामले हैं। एक तो आपका मेनका गांधी मामला है, उसके बाद सज्जन सिंह वाद है ना, सज्जन सिंह। उसके बाद में आपका अरुणा रामचंद्र शानबाग केस है। इन केस में क्या हुआ था, इन केस में राइट टू लाइफ को ही डिफाइन किया गया था। भाई देखो एक बात यहां पर आती है कि अगर आदमी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार दिया गया है तो क्या उस व्यक्ति को स्वयं अपना जीवन छीनने का भी अधिकार है। मैं सुसाइड के बारे में बात कर रहा हूं। अरुणा रामचंद्र शानबाग केस में क्या हुआ था कि एक लड़की थी जो नर्स के तौर पर काम करती थी किसी हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। उस दौरान उसको चोट लग जाती है। चोट लगने से अरुणा रामचंद्र शानबाग जो है वो कहां पहुंच जाती है, कोमा में पहुंच जाती है। उसको काफी ज्यादा शारीरिक चोट पहुंचती है, ठीक है। अब वो 20-30 साल तक धूमधाम से कोमा में है, बेड पे लेटी हुई है, बेड पे ही सारे काम कर रही है, ठीक। उसके फैमिली वाले भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिए हैं। तो किसी बोलते हैं ना जो सामाजिक कार्यकर्ता या किसी फ्रेंड वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया कि आर्टिकल 21 में व्यक्ति को जीवन जीने का, वो भी कैसा, गरिमामय जीवन जीने का, गर्व से सीना चौड़ा करके जीने का अधिकार है, बंधक बन के नहीं। भाई जीवन जीना मतलब थोड़ी कुर्सी टेबल में बांध दिया, रूम में बंद करके जिंदा रखें, राइट टू लाइफ, ऐसा तो नहीं कर सकते। भाई अपने इच्छा से जी सके ऐसा जीवन चाहिए सबको, विथ प्राउड एंड ऑनर, है ना। लेकिन जो अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में ये था कि वो महिला 20-30 साल से कोमा में पड़ी हुई थी। हम उसको आर्टिकल 21 के तहत गरिमामय जीवन कहां से दे रहे हैं, भाई वो तो जिंदा रहने से ज्यादा कष्ट झेल रही है। तो उनके जो वकील थे उनका मानना था कि इनका क्या करना चाहिए, जीवन इनका समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। भाई ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है जो आपको कष्ट में बीत रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक तरीका है जो फॉलो किया जाता है। जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई लाइलाज बीमारी से, ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसको कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना, तो उस पर खर्चा ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा कष्ट में जी रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए,
ताकि उसको क्या कर सके, हम कहते हैं ना कि उसको मुक्ति मिल गई कष्टदायक जीवन से, हाँ कि नहीं। तो हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु यानी कि इथुनेशिया कहा जाता है इसको। दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव इथुनेशिया, एक होता है क्या, पैसिव इथुनेशिया। ठीक है, एक्टिव और पैसिव हमारे यहाँ पर जो चलता है वो पैसिव इथुनेशिया होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को कोई ऐसी ला इलाज बीमारी से जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी बीमारी से ग्रसित है, तो हम उसको पॉइजन देकर नहीं मारते। हम ये कहते हैं कि हम जो वेंटिलेशन सपोर्ट में उसको रखा गया है, या जो मास्क वगैरह ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के रखा हुआ है ना, भाई अपनी बीमारी ज्यादा तड़प रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसका वेंटिलेशन सपोर्ट हटा देते हैं और वो क्या खुद ब खुद मर जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पैसिव इथुनेशिया कहा जाता है। हो गया एक्टिव और पैसिव इथुनेशिया। इच्छा मृत्यु की हम बात करते हैं किस पर, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये संविधान में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट द्वारा। कौन से अमेंडमेंट है, तो इसको ऐड किया गया किससे, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा क्या होती है, एक मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं किस पर, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 आपको क्या है, निवारक निरोध, निवारक निरोध या इसको गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, किसी गिरफ्तारी से संरक्षण के तौर पर देखो गिरफ्तारी कितने तरीके का होता है, या किसी को जेल में डाला जाता है तो वास्तव में जेल में डालने का जो तरीका है वो 3 तरीके से होता है। एक तो ये कि आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है, ठीक, न्यायपालिका ने आपको क्या दे दिया, 7 साल की सजा सुना दी है। ठीक, 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा आपको क्या कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है। उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और 7 साल तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह की गिरफ्तारी ये हो। दूसरा गिरफ्तारी होता है शक के आधार पर। शक के आधार पर, शक के आधार पर कैसे, मान लो कि किसी जगह पर चोरी हो गई और उस चोरी के लिए 4-5 लोगों को डाउटफुल था, ये 4-5 लोग मिलकर चोरी किए होंगे, 4-5 लोग ऐसे हैं जो किसी को हत्या या चोरी का प्रयास कर सकते थे। तो उन पुलिस ने क्या किया, उन 4-5 लोगों को इस आधार पर गिरफ्तार कर दिया सामान्य पूछताछ के लिए कि भाई इनको डाउट है कि ऐसा हो सकता है इन्होंने किया हो। तो क्या करने के लिए, शक या फिर पूछताछ के लिए जो जनरल रिमांड पर लिया जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो एक गिरफ्तारी क्या है, आपको कोर्ट ने बकायदा आपके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है इसलिए आपको जेल में डाल दिया। दूसरा, आपको पूछताछ करने के लिए कुछ अस्थायी तौर पर या थोड़े समय के लिए 2 दिन या 4 दिन, जैसा भी जो जज होंगे उसके हिसाब से वारंट जारी होने के बाद ही किसी को अरेस्ट किया जाता है। तो शक पर या पूछताछ करने के लिए आपको टेम्पररी अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक, और तीसरा होता है, ठीक है, निवारक निरोध। निवारक निरोध, ये समझिए क्या है। निवारक, निरुद्ध करने का मतलब होता है किसी को रोक देना। निरुद्ध करने का मतलब क्या होता है, रोकना। मान लो किसी एरिया में रैली निकलने वाली है, नेताजी की रैली निकलने वाली है, कुछ 3-4 बदमाश उस मोहल्ले में रहते हैं जिनके ऊपर ऐसी आशंका है कि वो कुछ क्राइम कमिट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के जनरली क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेताजी की रैली निकलने वाली है, उस रैली में 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आशंका है कि ये क्या कर सकते हैं, पथराव या बम या कुछ भी उल्टा पुल्टे कांड कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा कर सकते हैं, इसी से इनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, निवारक निरुद्ध किया जाता है, यानी कि इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया जाता है जब तक सभा समाप्त ना हो। इससे संबंधित कुछ कानून है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडीए, पोटा, टाडा, कोफे पोषण। ठीक, ये सभी ऐसे अलग अलग टाइम पर पारित किए गए एक्ट हैं जो वास्तव में प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। मतलब क्या, किसी व्यक्ति को चूंकि वो ऐसा काम कर सकता है और उसने ऐसा पहले भी किया है, इस आधार पर उसको कोई गलत कृत्य करने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, कैद कर दिया जाता है। ठीक, तो ये 3 तरीके से क्या किया जाता है, आपको निरुद्ध किया जाता है। अब इसके संबंध में आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि आपको अपने अरेस्ट होने का कारण जानने का अधिकार होगा, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, यह अधिकार आपको दिया जाता है। दूसरे स्तर पर मतलब ये क्या जाएगा, 22(1)(22) का ये हो गया ख। 22 ख में आपको अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। उसके बाद में क्या, अपने पसंद के वकील से सलाह, अपने पसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने का आपको अधिकार होगा। तीसरा, 22 ग में यह कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार किए उसके 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान दिया रहे कि आपको अरेस्ट करने से लेकर के वहां तक लाने ले जाने में जो यात्रा में जो समय कटता है
उस समय को काउंट नहीं किया जाता है। मान लो आज आपको अरेस्ट किया, 4 दिन लगा आपको जज के पास पहुंचने में, आपको ले जाने में, आपको अरेस्ट किया किसी दूसरे देश से, यहाँ के जज तक लाने के लिए आपको 4 दिन बीत गया, तो वो 4 दिन काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यात्रा जो का जो समय होता है उसको इसमें गिना नहीं जाता। तो चीज समझ में आया आपको। 22 नंबर में क्या है कि आपको अपनी पसंद का गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, आपको अपनी पसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, और क्या 24 घंटे के अंदर आपको क्या जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कुछ है, महिलाओं को 6 बजे से बाद, शाम को 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ऐसे कुछ कुछ सुविधाएं हैं, इस पर डिटेल में हम कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह हो गया क्या, आर्टिकल 22। ठीक, चलिए फिलहाल इतना ही।